मखीजा के जाने के बाद नयन खूब रोई। जिस वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया, जिस वजह से लोग उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, सब कुछ याद करके उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, ढंग से 30 की भी नहीं हुई थी। ऐसे में अपने से 20 साल बड़े मखीजा से शादी करने का वो सोच भी नहीं सकती। नयन के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। मखीजा के पास पैसा था, घर था, इज्जत थी, पर वो आदमी मेरा पति बनने लायक तो बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। जो भी हो जाए मुझे हालात से लड़ना ही पड़ेगा। नयन ने उठ के पहले फार्म हाउस का मुआवना किया। बड़ा सा फार्म, किनारे खेत थे, खाली खाली से। बाहर एक गार्ड था और पूरा घर खाली था। नयन ने एक बार फिर अंधे कुएं में छलांग लगाने की ठान ली। उसने सोच लिया था कि वो अपनी इज्जत इस तरह से मखीजा के सामने उतरने नहीं दे सकती। लोग जो सोचते हैं सोचे, जब उसने कुछ किया ही नहीं, वो अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिरने से अच्छा है। जब तक जीना है लड़के जिए। एक नए विश्वास से नयन जगमगा गई थी। उसने फौरन अपना बैग खोला, बस 2-4 कपड़े एक पर्स में भरे, अपना आईडी कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट रखे थे। जब पैसों को ढूंढना शुरू किया तो वहां उसकी सैलरी का 1 रुपया नहीं था। जहां अब तक वो जिन रुपयों के बल पर यहाँ से जाने को तैयार थी, वही गायब थे। नयन ने सारा सामान वहीं फेंक दिया, बस जरूरी चीजें रखी। उसे जोरों की भूख लगी थी, पर अब किया क्या जाए। वो मखीजा के फार्म हाउस के किनारे गई। वहां कुछ बिस्किट के पैकेट थे। जल्दी से नयन ने एक बिस्किट का पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया, मानो जन्मों जन्मों की भूखी हो। बिस्किट खा के उसने पानी पिया और एक बोतल पानी की भर के अपने पास रख लिया और बचे हुए बिस्किट भी अपने पर्स में ठूस लिए। वो किचन से कुछ और ढूंढते जब तक किसी के आने की आहट हुई। नयन छुप गई। गार्ड अंदर कुछ चेक करने आया था। नयन को लगा था कहीं मखीजा ने तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए ऐसा नहीं किया हो। नयन झटपट वहां से उठी और बाहर निकल गई। न रास्ता मालूम था और न पता कि कहाँ जाना है। वो जोरों से भाग रही थी, मानो सीधा वो अपने गंतव्य पर आकर रुकेगी। लोगों से पूछती पूछती हुई वो स्टेशन पहुंच गई। वहां उसे समझ में नहीं आया कि वो जाए तो कहाँ जाए। वो एक ऐसी बच्ची बन गई थी जिसके माँ बाप ने उसे एक मेले में खो दिया हो। नयन ने अपने कानों के बूंदे निकाल कर बेच दी और मुंबई की टिकट लेकर उसी में सवार होकर गई। ट्रेन में बैठने वाले ज्यादातर लोग उसे घूर घूर देख रहे थे। कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि अकेली होने की वजह से। डर और खौफ नयन की आंखों से झांक रहे थे। उसकी परवाह करे बगैर नयन खिड़की से बाहर सर निकाल कर बैठी थी। ये कैसी दुनिया है। आज उसके इस तरह जाने पर कोई दुखी होने वाला, रोने वाला तक नहीं था। मेरी माँ बाप भी नहीं। नयन खिड़की से आते जाते रास्ते को ताकती रहती है। बचपन की अपनी सारी हरकतें, माँ बाप का प्यार, बहनों के साथ बिताए पल, फिर शादी का दिन, नीरज के साथ बिताए दिन और वो मनहूस दिन जब नीरज ने आत्महत्या की। हर एक याद नयन को झकझोर रही थी। 2 दिन लगे थे, ट्रेन मुंबई पहुंच चुकी थी। नयन के पास न पैसे थे और न ही कुछ खाने को। ट्रेन में जैसे तैसे उसने कभी चाय कभी ब्रेड पर दिन गुजार दिए। पर अब काम मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना काम के वो अब ज्यादा दिन जी नहीं सकती थी। इंसान हर जख्म दर्द सह सकता है और पेट की भूख और प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता। स्टेशन से उतरकर नयन को समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए। तभी उसने पुलिस को देखा। उसका रोया रोया चेहरा डर के मारे कांप उठा। पुलिस अब उसकी नजर में मददगार नहीं, बल्कि डर के रूप में आ गई थी। नयन सबके साथ भीड़ में घुस गई। जिधर भीड़ रही, बस उधर ही नयन भी बढ़ रही थी। पूरा दिन बीत गया था। न नयन को कुछ खाने को मिला था और न ही कुछ काम। वो वहीं स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे बैठ गए। तभी एक भिखारी ने आकर उसे भगाना शुरू कर दिया। निकल यहाँ से, ये अपन का इलाका है, भाग चल यहाँ से। नयन वहां से उठ के बाहर स्टेशन पर आ गई और एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी।
आज पहली बार उसे लगा कि घर से बाहर निकलकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो उस पंछी की तरह थी जिसे बचपन से बड़े होने तक पिंजरे में पाला जाता है, जिससे वो खुले आसमान में उड़ना भूल जाता है और एक वक्त पर पिंजरा खोलकर पंछी को उड़ा दिया जाता है कि अब वो खुले आसमान में उड़े। पर होता क्या है, पंछी या तो मर जाता है या फिर किसी का शिकार बन जाता है। आज यही हाल नयन का भी हो रहा था। वो पंछी की तरह अपने पिंजरे से निकल तो आई थी, पर अब खुले आसमान में उड़ना न तो उसे पता था, न ही वो ये जानती थी कि आसमान से नीचे की तरफ शिकारी उस पर घात लगाए बैठे हैं। सब सोचते सोचते नयन की नींद आ गई और वो वहीं बेंच पर ही सो गई और अपने सपने में देखती है कि उसकी माँ आरती उसके सिरहाने खड़ी उसे घर वापस बुला रही है। नयन की आंखें खुल गई। इसके सिरहाने एक औरत खड़ी थी, पूरी सजी धजी। तू तो बड़ी सुंदर है, यहाँ सो रही है, तेरे पति कहाँ है? नयन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जान गई थी कि ये वही लोग हैं जो अपना देह बेच के पैसे कमाते हैं। नयन खुद दुख दर्द को भूलकर उस औरत को नफरत से देखने लगी। वो औरत कोई 40 साल की होगी। ऐसे क्या देख रही है? चाय पिएगी? नयन ने हम में सिर हिला दिया। फौरन वो स्टेशन की दुकान से 2 चाय और एक बड़ा पाव ले आई और नयन को दे दिया। अभी तक उस औरत के काम से जो नफरत नयन के मन में जगी थी, अब उसकी जगह एहसान आ गया था। नयन ने उससे वो चाय ले लिया और चाय पीकर बड़ा पाव खाकर उसकी जान में जान आ गई। तब वो औरत उसे देखते हुए बोली, तू चाहे तो मेरे को अपना दुख बता सकती है। मैं भी ऐसे स्टेशन पर खो गई थी, पर तू तो भले घर की लग रही है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बुरा घर मुझे नहीं पता, पर मैं खोई हुई नहीं हूँ, बल्कि खुद अपना घर छोड़कर आई हूँ। और अपनी पूरी कहानी उस औरत को बता दी। उस औरत का नाम था चंपा। देखो नयन, मैं तेरे को ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, पर हाँ, तू मेरी खोली में रह सकती है जब तक तू चाहे। ये दुनिया ना हम औरतों का जीने नहीं देती। तू सही करेगी तब भी उंगली उठाएगी और गलत करेगी तब भी उंगली उठेगी। पर अब ये सब सोचने बैठेगी तो जी नहीं पाएगी। चल मेरे साथ, चलिए स्टेशन पर रही ना कोई तेरे को अपना शिकार बना लेगा। यहाँ किस चेहरे के पीछे भेड़िया छिपा बैठा है, तेरे को नजर नहीं आएगा। नयन को कहीं तो जाना था। वो चंपा के साथ उसी खोली में चली गई, तब तक के लिए जब तक कि वो कुछ काम करने लायक नहीं हो जाए। नयन चंपा के साथ उसकी खोली में आ गई थी। पर क्या था? बस एक पिंजरे नुमा डिब्बा था, मुंबई की एक झुग्गी में, जहाँ हजारों ऐसे ही पिंजरे बने हुए थे। चंपा ये काम करती जरूर थी, पर वो अपनी मर्जी और पैसों की वजह से इस काम में आई थी। रोज का कमाना खाना उसका पेशा था। भले ही उसका काम निहायत ही गिरे दर्जा का था, पर उसका दिल उन तमाम अमीरों से ज्यादा अच्छा था जिनकी नजर में इंसानियत का कोई मूल्य नहीं था। मेरे लायक तो नहीं, पर मेरी औकात इतनी ही है। नयन की आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में तुम पहली हो चंपा जिसने मुझे जीने की उम्मीद दी, वरना मैं तो बाहर मान चुकी थी। तुम परेशान मत हो, यहाँ रहो जब तक रहना चाहो। नयन की जिंदगी अब एक नए डहरे पर आ गई थी। अगले दिन से नयन एक नई दुनिया को देखा था, जिसमें उसकी जिंदगी का दर्द कुछ भी नहीं था। आसपास की ज्यादातर औरतें गरीब और लाचारी में अपनी जिंदगी काट रही थी। पति से रोज मार खाना, 2 रोटियों के लिए सिग्नल पर भीख मांगना। यहाँ की जिंदगी नयन के लिए आंख खोलने वाली थी कि उसने जो सहा उससे ज्यादा दर्द फैला है इस दुनिया में। कुछ और औरतें चंपा की तरह देह व्यापार भी करती थी। जब खाने को 2 कोर भोजन और पीने को पानी ना हो तो इंसान सब कुछ बेच सकता है, फिर चाहे वो अपनी देह ही क्यों ना। चंपा के साथ रहते नयन को 2 दिन बीत गए थे। रात के वक्त चंपा बाहर चली जाती और सुबह आती। जब आती तो घर के लिए राशन लाती। चंपा ने एक बार भी नयन को कुछ भला बुरा नहीं बोला था, पर आस पास के आदमी नयन को खा जाने वाली नजरों से देखते
चंपा उसे घर पे रहने की हिदायत देकर जाती थी, पर इसे कब तक बीत सकता था। आज नयन ने फैसला किया कि वो अपनी डिग्री के बलबूते पर कुछ करेगी। क्या फायदा इतना पढ़ लिख के जब वो अपनी पढ़ाई से कुछ काम ही ना आए। पर मुंबई जैसे महानगर में नौकरी ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। नयन को अच्छे से अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता था कि कुछ दिन मखीजा के साथ काम करे, उसने जो अनुभव पाए थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे। फिर भी कुछ करना जरूरी था। कुछ शोरूम में पूछने पर एक जगह उसे सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई थी। ये जगह चंपा की खोली से काफी दूर थी, पर नयन को कुछ करना जरूरी था। वो पहले से ही एक बेसहारा औरत के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकती थी। शोरूम नया था, इसलिए सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, पर नयन को मंजूर था। अगले दिन से उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। चंपा भी खुश थी कि एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। आसपास की औरतें भी नयन को एक अच्छी नजर से देखती थी, पर आदमियों की नजर अब भी उसकी खूबसूरती और देह पर ही अटकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लगने लगा था कि सब सही हो गया। नयन की जॉब भी ठीक चल रही थी, पर नयन पैसे नहीं बचा पा रही थी, क्योंकि आने जाने में ही काफी पैसा खर्च हो जाता था। उसने ऑफिस के पास ही कमरा लेने का सोच लिया और चंपा को भी अपने साथ ले जाने को राजी कर लिया। चंपा नयन की खुशी के लिए तैयार हो गई, पर उसे पता था कि ऐसे वो कहीं और साथ नहीं रह सकती। हुआ भी वही। नयन चंपा के साथ जहां भी कमरे देखने जाते, सब उन्हें गलत समझकर कमरा देने से मना कर देते। नयन नहीं समझ पा रही थी, पर चंपा ने उसे समझाया। ये वो इज्जतदार लोग हैं जो रात को तो हमें अपने पास आने के पैसे देते हैं और दिन में हमारी शक्ल से भी नफरत करते हैं। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नयन, कभी कभार मिलने आ जाया करना। नयन चंपा का साथ तो नहीं छोड़ना चाहती थी, पर अब जरूरी था अलग होना। नयन ने ऑफिस के पास एक कमरा ले लिया था। अब वो काम करती और अपना पैसा भी बचाती। नयन को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब पटरी पर आ गई है, पर अभी असली खेल तो जिंदगी का बाकी ही था। नयन जिस शोरूम में काम करती थी, वहां के मार्केट मैनेजर मिस्टर वरुण कपूर, उनकी नजर नयन के ऊपर ही रहती। नया जाने क्या था जो उसे नयन की तरफ खींचा करता था। नयन इन सब बातों से अनजान अपना काम करती रहती। धीरे धीरे वरुण को नयन काफी आकर्षित लगने लगी, जबकि नयन को पता ही नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे है। वरुण कपूर आते जाते काम करते, हर वक्त नयन पर नजर रखता। काम करते करते नयन को 6 महीने हो गए थे। आसपास की कुछ औरतों से नयन की दोस्ती भी हो गई थी, पर सब उसके भूतकाल से अनजान थे। कुछ दिनों से नयन ने नोटिस करना शुरू किया कि एक काली कार उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। नयन के मकान मालिक, जो कि पंजाबी थे, वो कभी कभार नयन से पूछ लेते कि कोई दिक्कत तो नहीं है। उस दिन नयन के ऑफिस से आने के बाद वो कार काफी देर से खड़ी रही, तो नयन के मकान मालिक ने उससे पूछताछ की, पर नयन को नहीं पता था। धीरे धीरे नयन ऑफिस में भी नोटिस करती कि कोई नजर उसे घूर रही है। वरुण कपूर को अपनी तरफ देखता देख वो थोड़ी सोच में पड़ जाती। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और शोरूम में काफी चहल पहल थी। उस दिन क्रिसमस था और नयन भी बच्चों को देख काफी खुश थी। उसी दिन वरुण कपूर नयन के साथ आए। पहली नजर में नयन को भी नहीं पता लगा कि ये आदमी इतना उम्रदराज है। वरुण कपूर ने नयन को भी बाकी स्टाफ की तरह अपने घर डिनर के लिए बुलाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वरुण कपूर के मुस्कुराहट में कुछ तो था, ये बाकी आदमियों जैसा नहीं है। तभी स्टाफ के बाकी लोग भी नयन से बात करने लगे। सर बहुत अच्छे है और डिनर पे जाना है, ये सब बातें होने लगी। नयन भी खुश थी। अब उसकी जिंदगी सच में एक नई दिशा की तरफ बढ़ गई थी। रात को सबको वरुण कपूर के यहाँ डिनर में जाना था, इसलिए नयन ने भी एक कॉटन की साड़ी पहनी और कान में छोटे से बूंदे पहन के बिल्कुल सिंपल तरीके से वरुण के घर जाने को तैयार हुई। सभी को लेने के लिए ऑफिस की गाड़ी आई थी। सबके साथ नयन भी वरुण कपूर के साथ घर गई। अच्छा घर था, घर क्या बंगला था। वरुण कपूर की बीवी मलिनी बहुत ही खूबसूरत और सभ्य महिला थी।
उसने सभी से अच्छे से बात की और सभी ने अच्छे से डिनर किया। पर इन सब के बीच एक नजर थी जो नयन के पीछे पड़ी थी। बात करते करते ही नयन को वरुण कपूर के बारे में पता लगा। वो नयन से 10 साल बड़ा था। देखने देखने में वो नयन का हम उम्र लगता था, पर कुछ तो था उसकी नजरों में। अब आगे क्या होने वाला था? नयन डिनर के बाद ऑफिस की पार्टी से घर आ गई थी। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो सब कुछ काफी बदला बदला सा था। सारे स्टाफ के लोग उसे बधाई दे रहे थे। नयन को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है आखिर। थोड़ी ही देर में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है, कि अब वो नॉर्मल सेल्स गर्ल नहीं बल्कि सभी सेल्स गर्ल की मैम हेड बना दी गई थी। नयन को यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसका प्रमोशन हो गया। वरुण कपूर भी उसके पास आए और नयन को बधाई दी। वरुण कपूर की नजर में भी न जाने क्या कशिश थी। नयन भी उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मिस नयनतारा, आपके काम से हमें काफी फायदा हो रहा है। आपके कस्टमर से डील करने की स्किल काफी अच्छी है। इस वजह से आप ये पोस्ट डिजर्व करती है। थैंक्स सर। डोंट कॉल मी सर, जस्ट वरुण। नयन अपने काम में लग गई। वरुण कपूर के वहां से जाने के बाद कुछ लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। बड़ी आई हेड बनने वाले, हम तो इससे पहले से काम कर रहे हैं, हमें तो हेड नहीं बनाया। इसका क्या खास है इसमें? मुझे तो लगता है बॉस को खुश कर दिया इसने। हाँ। नयन उनकी बात सुन काफी उदास हो गई, फिर भी अपने काम में लगी रही। पूरा दिन कोई ना कोई उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर ही देता, पर नयन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। पर हद तो तब हो गई जब नयन से पहले जो लड़की हेड थी उसने गुस्से में नयन के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। काफी लोगों के समझाने पर वो चुप हुई, पर वही सारी बातें जो पिछले जीवन में घटी थी कहीं ना कहीं यहाँ भी दोहरा रही थी खुद को। श्याम को नैन ऑटो के लिए वेट कर रही थी कि तभी वरुण अपनी कार लेकर उसके पास आ गया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे, अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है सर। अब नैन वरुण की कार में बैठ गई। दैट्स गुड। तुम कहाँ से हो? एक बार के लिए नयन डर गई कि कहीं इसको मेरे अतीत का कुछ पता तो नहीं चल गया। डोंट वरी, ऐसे ही पूछा है। तुम काफी शांत रहती हो, ज्यादा बोलती नहीं। नहीं सर, बस ऐसे ही। फिर से सर। वरुण बोलो, पार्टी में तुम अच्छी लग रही थी। वरुण की तारीफ से नयन को अच्छा तो लगा, पर आदमी जात का उसका भरोसा उठ चुका था, इसलिए कुछ भी सोचना उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हारी कस्टमर डीलिंग की वजह से काफी कस्टमर बार बार आते हैं, इस वजह से तुम हेड के पोस्ट के लिए परफेक्ट लगी मुझे। थैंक्स सर। फिर से सर। सॉरी। सॉरी। थैंक्स वरुण, ये सही लगा मुझे। अगर बुरा ना मानो तो कॉफी हो जाए। आज नहीं वरुण जी, मुझे थोड़ा काम है। ओके, जब तुम कहो। अब नयन का घर आ गया तो वो उतर कर चली गई। वरुण उसे काफी देर देखता रहा। इधर नयन के मकान मालिक ने नयन को उस आदमी के साथ आते देखा तो उसकी भी आंखें ऊपर चढ़ गई। धीरे धीरे ही सही, नयन और वरुण दोस्त बन गए थे। ऑफिस में सब जो भी कहे, पर दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे गलत कहा जा सके। पर जमाने की नजरों में एक लड़की और एक लड़का दोस्त हो भी नहीं सकते। पहले कुछ लोग ही नयन के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, अब सब उसे गलत बोलने लगे थे। सबको लग रहा था वरुण और नयन के बीच कोई ना कोई बात तो जरूर है। वरुण पूरे ऑफिस में वरुण केवल नयन को ही इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देता है? पर यह बात सबसे ज्यादा उस लड़की को काट रही थी जो नयन के पहले हेड थी। उसने नयन के बारे में पता लगाने की ठानी। इस बीच वरुण और नयन मिलते को भी पीते। अब हर संडे दोनों का साथ बीतने लगा। कभी नयन जब मालिनी के बारे में पूछती तो वरुण कहता कि मालिनी और उसके बीच कुछ नहीं है, शादी हुई है पर मन न मिलने की वजह से वो अब तक बस साथ है, पर प्यार नहीं उन दोनों के बीच। नयन को समझ में नहीं आता कि वो इस बात का खुश हो या नाराज, पर जो भी था नयन को वरुण अच्छा लगने लगा था। पहली बार उसे कोई मिला था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। इधर नयन के ऑफिस की वो लड़की
नयन पर नजर भी रखती, साथ ही साथ वरुण और नयन की तस्वीरें भी निकालती, जिससे वो उसे बदनाम कर सके। 2 महीने निकल गए थे। नयन की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। एक घर था, जॉब थी, चंपा थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और अब तो वरुण भी था। नयन को लगता कि वरुण कितना अच्छा है और कितना गलत हुआ उसके साथ। उसकी बीवी है, पर दोनों के बीच प्यार नहीं। दुनिया में सब कितना अजीब क्यों है। पर अब नयन और वरुण एक दूसरे के साथ थे। नयन की तरफ से ये दोस्ती थी, पर वरुण की नजर में न जाने क्या था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब वरुण नयन के घर भी आने जाने लगा था। यूं तो दोनों के बीच दोस्ती का ही नाता था, पर वरुण की आंखों में नयन को अपने लिए प्यार नजर आता था। पर एक अकेले औरत की जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा और नॉर्मल हो ही नहीं सकता। फिर जब वो विधवा हो और इतने सारे पहाड़ों से गुजरी हो, और आज वो मनहूस दिन भी आ गया। आज संडे था और हर बार की तरह वरुण नयन के साथ उसके घर गया था। चाय नाश्ता के बाद बातचीत करते करते वरुण ने नयन को इधर उधर छूने की कोशिश की। नयन जब तक कुछ समझती तब तक वरुण उसकी तरफ झपट पड़ा। नयन ने आव देखा ना था, बस गेट खोल के बाहर निकली और बाहर मलिनी खड़ी थी। नयन को यूं बदहवास देखकर अंदर पीछे की तरफ वरुण को देखा, वो आग बबूला हो गई। तभी नयन बोल पड़ी, अरे आप क्यों? मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था तुमने? यहाँ आने का हक सिर्फ मेरे पति को ही दिया है। ये कहते कहते मालिनी घर के अंदर घुस गई। शर्म नहीं आई तुम दोनों को यहाँ ऐसे रंगलियां मनाते हुए? वरुण, तुम्हें इस बार भी मेरा और बच्चों का ख्याल नहीं आया? बच्चे? नयन के लिए एक झटका था। हम दोनों ने जब बहा के शादी की थी, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। आप दोनों की लव मैरिज है। एक और झटका था नयन को। इस धंधे वाले के लिए मुझे धोखा दिया। जबान को लगाम दीजिए मालिनी जी, आपकी हिम्मत। तभी मालिनी ने वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें नयन के पुलिस स्टेशन में पकड़े जाने की बात लिखी थी। जो तुम हो, मैंने वही बताया, समझी ना? मेरी अच्छाई है कि पुलिस वालों को अब तक नहीं बताया। तुम्हारे मकान मालिक को तुम्हारी अच्छाई का सबूत दे दिया है। मालिनी वरुण की तरफ बढ़ती है और वो मालिनी के पैर में गिर गया और माफी मांगने लगा। मालिनी ने उसे माफ कर दिया और बाहर निकल गए। वरुण भी जाने लगा और जाते जाते उसने नयन से कहा, धंधे वाली होकर नाटक करती है। ये नयन के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस पर भरोसा किया, अपना समझा, उसने इस तरह का जाल बुना मेरे लिए। नयन का दिल अब दुनिया से फट चुका था। थोड़ी ही देर में मकान मालिक ने भी उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। पड़ोसी भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बार फिर जहां से उसने शुरू किया था, वो उसी जगह आ गई थी। पर अब बर्दाश्त की इंतहा थी। नयन ने अब आत्महत्या का फैसला कर लिया। दुख, दुख और दुख, अब बहुत हो गया। जब ये जिंदगी ही नहीं रहेगी तो दुख कहाँ से आएंगे? नयन बिना कुछ सोचे मुंबई की सड़कों पर बदहवास पड़ रही थी। जाने वाली गाड़ियां हॉर्न मार मार के रास्ता बदल देती। पर जो मरने की हो गया हो, उसे मौत से क्या डर। पर मरना क्या इतना आसान है? नयन भ्रूण द्वारा दिए गए छल से बहुत ज्यादा हताश हो गई थी, और आंखों से गिरते आंसू जो उसकी जिंदगी का दर्द बयां कर रहे थे। तभी एक जोरदार टक्कर और नयन वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। रात से अगला दिन आ गया था। नयन ने अपनी आंखें खोली। खूब सुंदर सा घर, आलीशान सा, हर तरफ हीरोइन की फोटो लगी हुई थी। नयन ने उठने की कोशिश की तो हाथ में दर्द हुआ। लेटे रहिए मोहतरमा। एक 30-32 साल का आदमी जो काफी रईस लग रहा था, हाथ में कॉफी मग लेकर नयन के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। आप मैं यहाँ आप मैं यहाँ। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस इरादे से बदहास होकर सड़क पर निकली थी, वो हुआ नहीं। आपको कैसे पता? अरे हम इंसान की उम्र और शक्ल देख के अंदाजे लगा लेते हैं। कि वैसे जनाब को कबीर खन्ना कहते हैं। और क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मरने के लिए इतनी उत्साहित क्यों थी? नयन ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर एक आदमी उसके सामने था। नयन कुछ कहती इससे पहले ही एक नयन की ही उम्र की औरत उसके कमरे में आई। कुछ बताया इन्होंने कबीर?
नहीं डोली, अभी तक तो कुछ नहीं, तुम ही पूछो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। नयन उठ बैठी। वो और डोली काफी गहरे रंग की ओर थी। उसने आकर नयन को उठाने में मदद की और नयन को कॉफी देते हुए बोली, तुम कल रात हमारी कार से टकरा गई थी। मैं और कबीर, हम दोनों भाई बहन हैं। कल हम जब अपने काम से आ रहे थे, तभी वापसी में तुम मिल गई। तो ऐसे क्यों घूम रही थी? तुम्हारा कुछ सामान भी मिला है, ये देखो। यह सब कुछ। डोली ने नयन को उसका सामान दिखाते हुए कहा, पर नयन के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, नयन ने कहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओ फिर चली जाना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नयन तारा। वाह, काफी यूनिक नेम है आपका मोहतरमा। कबीर ने थोड़ा मजाक किया, जिससे नयन का मूड सही हो गया। नयन ने कॉफी पी ली, पर कॉफी पीते ही उसे नींद आ गई। डॉली और कबीर हम उम्र के ही थे। दोनों ही अपनी एक कोस्टिंग एजेंसी चलाते थे। यही उनका रोजगार था। नयन का पिछली रात उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ और इस वजह से दोनों ने नयन को बचाया। ये एक तरफ का चमत्कार ही था नयन के लिए, जो इतनी बड़ी रोड पर भी नया मरने की जगह बच गई थी। दोनों ही नयन को वापस घर भेजने के लिए पता पूछ रहे थे, पर जब नयन ने कह दिया कि उसका कोई पता नहीं, तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों अपने काम में लग गए। इधर नयन को तो आदमियों से नफरत हो गई थी। दुनिया में अब तक मिला हर आदमी उसे छलने ठगने की कोशिश में बैठा था। अब कैसे अपनी जिंदगी में आए इस धोखे को भूल जाए। दोपहर हो गई थी। नयन वैसे ही बिस्तर पर लेटी थी, तभी डोली फिर कमरे में आई। नयन तारा, उठ जाओ और कुछ खा लो। नयन उठ बैठी, पर खाने का मन नहीं हुआ। तब डोली ने उसे नहाने की सलाह दी, जिससे उसे फ्रेश महसूस हो। नयन बिना कुछ बोले अपना कपड़ा लेकर नहाने चली गई और बाथरूम में नल खोल के खुद पर पानी गिराती रही। पहले नीरज, फिर पापा, फिर जीजाजी, फिर मखीजा, ऊपर से ये समाज और ये वरुण। क्यों बच गई हूं मैं जिंदा सिसकियों के बीच? नयन यही सोच रही थी। गोरा होना न होना बेकार है। मैं क्यों दुनिया में आई हूँ जब मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं जीने का? काफी देर तक नयन रोती रही, सोचती रही और फिर वो बाहर निकली तो उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। डोली समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने सहानुभूति दिखाते हुए एक बार नयन से बात करने की ठानी। देखो नयन तारा, मुझे नहीं पता तुम सुसाइड करने क्यों गई थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर नयन, इस दुनिया में किसी की भी जिंदगी आसान नहीं है। किसी को पैसे की दिक्कत है तो किसी को परिवार की, किसी के बच्चे नहीं हैं तो किसी का पति नहीं, पर इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इसे रोते हुए बर्बाद करने से अच्छा अपने लिए जिया जाए। एक बार को नयन की आंखें चमक उठी, पर दूसरे ही पल उसका अतीत, उसकी धोखे आंखों के सामने आ गए। देखो नयन, तुम घबराओ नहीं। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और मुझे बता सकती हो, अगर मन हो तो। नयन तारा डोली के पास बैठ गई। आप बहुत अच्छी हैं दी, मैं आपको दी कह सकती हूँ ना? अरे बिल्कुल नयन। नयन ने अपने दिल को खोलने का फैसला कर लिया था। उसने शुरुआत से लेकर अपनी पूरी कहानी डोली को बता दी। डोली ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। नयन, हिम्मत मत हारो। हम औरतों की जिंदगी में बचपन से ही संघर्ष माया होता है। हर पुरुष एक समान नहीं होता। नयन, पर तुम्हारा दुर्भाग्य कि जो पुरुष तुम्हारी जिंदगी में आया सब कमीने ही निकले। पर हम औरतों को उन पर आश्रित होने की जरूरत ही क्या है? जो तुम्हारे साथ हुआ है ना नयन, मैं भी उसके भुक्तभोगी हूँ। इसलिए रात को ही मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली थी। आप? हाँ नयन, मेरी शादी भी 17 साल की उम्र में हो गई थी, पर मेरे पति मरे नहीं थे, पर लड़का नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 21 साल की उम्र में ही छोड़ दिया। मेरे पिताजी को बेटियां कभी पसंद ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में जैसे तैसे मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया था। पर पति उनसे 2 कदम और आगे था। शादी के 5 साल में मैंने नरक की भक्ति, जैसे आज तुम सड़क पर मौत की आशा से निकली थी, मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए घर से निकल कर एक अंधेरी रात में घूम रही थी।
पर घर से बाहर निकलने का मतलब है खुद ब खुद भेड़ियों के मुंह में जाना। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, पर मेरे लिए मायके के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। वो तो अच्छा हो कबीर का, जिसने मुझे उस रात उस दरिंदों से बचाया और अपने घर में शरण दी। कबीर चाहता तो वो मेरा फायदा उठा सकता था, पर उसके संस्कार ऐसे नहीं थे। उसने मुझे पढ़ने में, खुद नौकरी करने में मदद की, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब कबीर की वजह से हूँ। नयन ने ये सब समझाने का मेरा बस एक मकसद था कि दुनिया का हर पुरुष गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की गलतियों के लिए पूरा समाज बदनाम हो जाता है। देखो नयन, तुमने मुझे दी कहा है, इसलिए अब तुम परेशान मत हो और अपनी जिंदगी की नई और बेहतर शुरुआत करो। यही सही मायने में थप्पड़ होगा उन तमाम लोगों के लिए जो हम जैसी अकेली स्त्रियों को चरित्रहीन कहते जरा शर्माते नहीं, जबकि खुद अंदर से अपने चरित्र को नहीं देखते। हाँ दी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं हार नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात, चलो नीचे चलो, खाना खा लेते हैं। मैं कबीर से तुम्हारे काम के लिए बात करूंगी। जो हुआ वो हुआ, अब और दुख नहीं। अब अपने दुख को सुख बनाने का समय आ चुका है। नयन के अंदर भी आत्मविश्वास आ गया था। डोली की बात सुनकर दोनों नीचे आ गए। कबीर पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहा था। खाना खाते हुए भी कबीर से डोली ने नयन के काम के बारे में और घर पर रुकने के बारे में बात की। कबीर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, और रही काम की बात तो नयन डोली को असिस्ट करने का काम कर लेगी। डोली मुस्कुरा उठी, पर नयन की आंखों में अब भी आंसू थे। कोई मुसीबत आई, भगवान ने मदद के लिए किसी न किसी को हमेशा भेजा नयन के पास। कई हफ्ते बीत गए थे। नयन, डोली और कबीर साथ में काम सीखते और मदद करने की कोशिश करती। कबीर की कोस्टिंग एजेंसी थी, ऐसे में कई फोटोग्राफर और मॉडल से उनका मिलना जुलना होता, और वो लोग घर भी आया करते थे। डोली को भी कबीर ने अपनी एजेंसी में लगा रखा था, और अब नयन को भी धीरे धीरे सही हो रहा था। कबीर की गर्लफ्रेंड सोफिया भी घर आ जाती थी, कभी कभार वो एक मॉडल थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक दिन कबीर से मिलने कोई फोटोग्राफर आया। उसकी उम्र यही कोई 26-27 साल की रही होगी। कबीर उस वक्त कहीं बाहर गया था। डोली नहा रही थी तो दरवाजा नयन ने खोला। लड़का बस नयन को ही देखता रह गया। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? लड़का बिना कुछ कहे बस खड़ा रहा। तभी डोली बाहर आ गई नहाकर। अरे आओ आओ नील, आने को। नयन, अंदर आने दो नील को। नयन एक तरफ हट गई। नील अंदर आ गया और आते ही डोली से बोला, ये क्या आजकल मॉडल को घर पे रोकने लगे? नहीं नील, वो मॉडल नहीं बल्कि नयन है। नयन या नील है, फोटोग्राफी करता है। नयन नील को बिना देखे अंदर चली गई और 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक दिया और फिर ऊपर आ गई। यार डोली, ये लड़की काफी खूबसूरत है। एक काम करो ना, मैं एक इंडियन साड़ी की सूट कर रहा हूँ, इसे मॉडल की जगह ले सकते हैं। आंखें देखो इसकी, बिल्कुल कमल की तरह है। नील, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वैसे तुम उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हो, ये बताओ यहाँ आने का कारण क्या है? अरे बस वही, मुझे कुछ मॉडल्स चाहिए थे, तो कबीर ने कहा कि आपसे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, मिल जाएगी मॉडल। ओके, तो मैं चलता हूँ। नील नयन को इधर उधर देखता जाने लगा, फिर लौट के बोला, एक बार बात करना शायद मान जाए। डोली उसे देख के हंसी, फिर बोली ओके। नील चला गया, पर पहली बार इस तरह सहमी लड़की को देखे उसे कुछ आश्चर्य और कुछ उत्सुकता हुई थी। एक बार फिर नयन की जिंदगी बदलने वाली थी, पर कैसे, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।